हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लेंस अकेडमी। आप सभी इस क्लास में मेरे साथ डिस्कशन करेंगे यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज, और जिसमें विजन आईएएस की 365 जो अपडेटेड सीरीज आई हुई है, जिसके अंतर्गत आप लोग जनवरी से लेकर मार्च तक के 2024 के पूरे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 तक हो चुके हैं और हमारे 2 लेक्चर इसमें और आने थे, जिसमें आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 6 और इसके बाद रहेगा कल लेक्चर नंबर 7 और कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद पीटी 365 के जो बचे हुए सेगमेंट है, जैसे अप्रैल से लेके दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स बचा हुआ है, उसमें साइंस और एनवायरनमेंट की जो क्लासेस बच रही हैं वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी करा दी गई। यूपीएससी के टेस्ट पेपर भी इस समय नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा समय कम मिल पा रहा था, तो कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन में उन टेस्ट पेपर को दोबारा कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पे। और इस तरीके की पीडीएफ, आपको अंडरलाइन की हुई पीडीएफ जो मैं हाईलाइट करके पढ़ता हूँ और आप लोगों को उससे क्या होता है, रिवीजन करने में आसानी रहती है। तो इस तरीके की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आज शाम तक। हालांकि इसकी मैंने ब्लैंक पीडीएफ एक हफ्ते पहले पोस्ट कर दी थी, लेकिन आज शाम को इस तरीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इससे फायदा ये होता है कि आपको केवल लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती है जो अंडरलाइन की होती है, और क्लासेस की होती है तो और चीज़ें समझ में आती है। तो आज हमें पढ़ना है सोसाइटी एंड साइंस। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये 4 सेक्शन को ऑलरेडी 5 वीडियोस में कंप्लीट किया था। और आज हमारा सेक्शन शुरू होता है सोसाइटी अर्थात सोशल इश्यूज वाले टॉपिक, और इसके बाद इसी में हम लोग साइंस को भी कवर करेंगे जितना भी हो सकेगा। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा वो मैं कल की आखिरी वीडियोज में कंप्लीट कर दूंगा। तो जैसे टॉपिक हमारे सामने है, भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट, जो वर्तमान में आप देखोगे डिक्लाइनिंग हो रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट में। इसका मतलब होता है कि एक मतलब जीवन काल में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है। तो इससे पहले क्या था, हमारे भारत में 2.2 के आसपास होता था, अर्थात एक महिला 2.2 के आसपास बच्चों को देगी, ऑन एन एवरेज 2 से 3 बच्चे। इससे जनसंख्या वृद्धि होती थी। लेकिन अब जब हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रही है, तो इससे यह भी देखने को मिल रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में हमारे जनसंख्या का रेट धीरे धीरे गिरेगा, और हो सकता है कि एक समय पे आकी जनसंख्या बहुत ही कम होने लगेगी। तो इसके बारे में जानेंगे कि लैंसेट नाम की जो पत्रिका है, उसने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 की बात में इस बात पे कहा कि जो भारत की टीएफआर है यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 2050 तक 1.29 और 2100 ईस्वी तक 1.04 होने तक की संभावना है। अर्थात कि 2050 तक जो हमारी भारतीय महिलाएं होंगी वो केवल 1.29 तक बच्चे पैदा करेंगी, अर्थात एक बच्चा। अब आप कहोगे सर ऐसे कोई 1.5 बच्चा तो पैदा होगा नहीं, जब भी बच्चा होता है तो 1 या तो 2। लेकिन ये जब पूरी इंडिया के पॉपुलेशन के साथ कैलकुलेट किया जाता है इसको पूरी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो दशमलव में जो भी वैल्यू आती है उसे माना जाता है। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, न्यूनतम एक बच्चा तो पैदा करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे देखो कि टीएफआर होता क्या, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। देखिए, एक कुल प्रजनन दर को एक महिला द्वारा 15 से 49 वर्ष के पूरे प्रजनन काल में कितने बच्चों की औसतन संख्या पैदा की जा रही है उसको कहता है। क्योंकि जनरल जो है कि प्यूबर्टी की जो एज होती है, महिलाओं की जो पीरियड्स की जो एज होती है, वो मान के चलिए 11-12 साल में पीरियड्स उनके आने शुरू होते हैं, और लगभग 49 to 50 एज तक जो है कि पीरियड्स आते हैं, जिस दौरान वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं, बच्चे को पैदा कर सकती हैं। तो 15 से 49 वर्ष के दौरान जो बच्चा पैदा हो रहा है उनके बारे में कहते हैं। 2.1 का मतलब हो गया कि प्रत्येक महिला द्वारा 2 बच्चों को जन्म देने की स्थिति को जनसंख्या प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट रेट, जो वर्तमान में 2.1 जो है कि कुल प्रजनन दर है, जो कि सापेक्षिक स्थिरता है। लेकिन अगले जो आंकड़े है जिसमें कहा गया 2021 में भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट जो 1.91 थी, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से काफी कम है, और आगे 2050 में 1.3 करोड़ बच्चों के पैदा होने का अनुमान है। अर्थात कि 2050 में अगर आप 1.2 फर्टिलिटी रेट के हिसाब से चलोगे तो मान के चलिए कि लगभग जो है कि 1.3 करोड़ बच्चे पैदा होंगे सन 2050 में। तो इतनी जनसंख्या इंप्रूवमेंट होगी। अब यहाँ पे गिरावट क्यों हो रही है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये बात तो ठीक है, लेकिन हम ये भी तो मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्यों गिर रही है। अगर ऐसे गिरता चला गया तो जापान जैसे आज बूढ़े देशों की संख्या कहलाती है कि वहाँ पे बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं, चाइना बहुत बच्चे कम पैदा कर रहा है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लगाता है, जिससे ऐसा एक उम्र आएगा, एक दौर आएगा कि बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारे यहाँ जो यूथ पावर है वो बहुत कम हो जाएगी। तो 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से ये जो प्रजनन दर है वो कम हो रहा है। पहला कि महिलाओं में शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो रही है और गर्भ निरोधक दवाओं के प्रयोग का बढ़ता उपयोग। पहले के समय में आप देखोगे तो महिलाओं की जो है कि शिक्षा बहुत कम होती थी। सामान्यतः परिवार के लोग भी क्या करते थे, महिलाओं को 12th तक पढ़ा दिया या फिर 8 तक पढ़ा दिया, बोर्ड पढ़ा दिया या फिर ग्रेजुएशन तक, और शादी कर दी। और शादी होने के बाद भी क्या होता है, ससुराल में बच्चे पैदा किए, सेवा पानी की ससुराल की, और उसके बाद जीवन खत्म उनका, उसके आगे नहीं। या फिर
अब जो है कि देखोगे, अब शिक्षा में वृद्धि होने की वजह से अब वो एक लंबे उम्र में जो है कि शादी कर रही है। जैसे पहले 18-20 साल में शादी हो जाती थी, अब वो अपने करियर पे फोकस कर रही है, अपने एजुकेशन पे फोकस कर रही हैं, जिससे वो 25 से 28 साल की उम्र में जाके शादी कर रही हैं। या फिर अगर वो लंबे समय तक जो है कि शादी नहीं भी कर रही है, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो बहुत सारी गोलियां आ रही हैं, प्रोटेक्शन किट आ रही है। जैसे मान लीजिए कि भाई सेक्सुअल डिजायरमेंट तो ह्यूमन बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर हो जाती है एक तरीके से एक समय पे। अब आपको अगर अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके का इंटरकोर्स करना है तो आप प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं यूज हुआ तो बहुत सारी ऐसी मतलब अनचाही जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारी गोलियां आ रही हैं, दवाइयां आ रही हैं, जिससे आप गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करके प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक सकते हो। एक तो ये कारण है। दूसरा, परिवार नियोजन के लिए जितनी भी सरकार के द्वारा जो पहल चलाई गई उसका जो है कि बहुत सफल जो है कि प्रयोग हो रहा है। अभी आप देखोगे यूपी में एक जनसंख्या नीति लाने का काम किया गया था, जिसमें कहा गया कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, 2 बच्चे होने पर रिवॉर्ड भी देगी। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से संसाधनों का जो है कि कम प्रयोग हो पाता है, या यूं कहें कि संसाधनों पर दबाव ज्यादा होता है और हम एक सही माध्यम से वितरण नहीं कर पाते। तीसरा, देरी से विवाह के कारण या गर्भधारण में औसत आयु में वृद्धि का, भाई देरी से विवाह कर रही है। जीवन शैली से जुड़े कारक जैसे मोटापा, तनाव, धूम्रपान, इन सब का बढ़ता प्रयोग, जिससे उनकी प्रेगनेंसी जो हेल्थ है ना वो भी कमजोर हो रही है। और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण जो बाल मृत्यु दर है उसमें कमी आ रही है। अर्थात अब बच्चों की जनसंख्या में जो है कि कमी क्यों हो रही है, एक ये भी कारण है कि उनकी मृत्यु कम हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट होगी तो क्या क्या फायदे होंगे। पहला फायदा हम देखेंगे, संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। जैसे भूमि, जल, अन्य संसाधनों पर जब दबाव कम होगा, बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, बेहतर रोजगार मिल सकेगा। या फिर आप देखोगे टीएफआर में गिरावट से स्कूलों में बच्चों की संख्या में भी कमी होगी और बच्चों पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा। वर्तमान में आप देखोगे कि बच्चों के अनुपात में उतने शिक्षक अवेलेबल नहीं है कि ताकि एक शिक्षक जो है कि सभी बच्चों पे सही से ध्यान दे पाए। वो तभी ध्यान दे पाएगा जब एक शिक्षक की जिम्मेदारी पे 20 या 15 टीचर दिए जाए, मतलब बच्चे दिए जाए। अभी क्या है कि 130 और 135 का रेशियो है, अर्थात एक टीचर को 30 से 35 बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से एवरेज जो है कि संख्या के हिसाब से वैकेंसी भी होती है। तो ये भी चीजें जो है कि जब बच्चों की संख्या कम रहेगी तो बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा दे सकेंगे। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक अनुपात भी, प्रभाव भी है। जैसे अब जो आश्रित आबादी के अनुपात में वृद्धि होगी, भाई अगर लगातार जो है कि अगर आप देखो गिरावट में, तो आर्थिक रूप से जो उत्पादक आयु समूह है ना 15 से 64 वर्ष का, जो वर्किंग प्रोफाइल में आता है, और आश्रित आयु समूह के बीच में अनुपात बनेगा कि 15 वर्ष से कम बच्चे जो होंगे और 60 वर्ष से अधिक के जो लोग होंगे वो ज्यादातर आश्रित होने लगेंगे। फिर वित्तीय चुनौतियों में अगर आप देखोगे तो कामकाजी आबादी की कमी होगी। अर्थात क्या होगा कि जब जनसंख्या कम होगी तो लोग जो है कि काम करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और ऐसे में कामकाजी जो व्यक्ति हैं, जो जिनकी संख्या है, समुदाय है, उनकी कमी देखने को मिलेगी और वो ज़्यादा आश्रित होंगे, जिसके लिए हमें सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि करनी पड़ेगी। या फिर प्रवासन के पैटर्न में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर जो प्रवासन होता है ग्रामीण से शहरी की ओर, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य, या फिर एक देश से दूसरे देश, इसमें भी बहुत बड़ा एक चैलेंज देखने को मिलेगा। तो ये सभी नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की जो रिपोर्ट आई थी लैंसेट ने, उसमें क्या कहा, क्या उसके परिणाम थे, ये भी चीज जानी। अब बात करेंगे कि भारत में महिलाओं का जो आंतरिक प्रवासन होता है, क्योंकि प्रवासन में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होती है वो महिलाएं होती हैं, चाहे वो शादी के माध्यम से प्रवासन हो, या रोजगार के लिए हो, या कहीं शिक्षा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हो। तो कुछ सकारात्मक रूप से होता है और कुछ नकारात्मक रूप से। प्रवासन का मतलब होता है कि जब किसी भी कार्य या किसी भी गतिविधि के लिए आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चले जाते हो और वहां रहने लगते हो, चाहे वो टेम्पोररी रह रहे हो या परमानेंट शिफ्ट हो जाओ। जैसे अगर आप देखोगे कि भारत पर प्रवासन की रिपोर्ट जब जारी हुई 2022-21 की, इस रिपोर्ट में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित थी, मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पर, जिसमें कहा गया कि जो पुरुषों की प्रवासन दर है वो केवल 10.7% है, लेकिन महिलाओं का प्रवासन 47.9%। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है शादी। शादी करने के बाद पुरुष जो है कि बहुत ही कम होते हैं जो घर जमाई बनते हैं, 100 में से एक आधा, जिसको जरूरत होती है भाई पत्नी के घर में कोई भाई नहीं है जिसको देखना है, बूढ़े माता पिता को, तो सामान्यतः क्या होता है, पति कहता है ठीक है मैं आपके यहाँ रह लूंगा। लेकिन मैक्सिमम 99% जो है कि महिलाएं शिफ्ट होती हैं, शादी होने के बाद अपने पिता का घर छोड़ती हैं और अपने ससुराल में जाके शिफ्ट होती हैं। तो ये भी उनके लिए एक प्रवासन की स्थिति होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे इस गोले को भी जरा गौर से देखिए कि विवाह के कारण लगभग 86.8% जो है कि महिलाएं क्या होती है, प्रवास करती हैं। रोजगार के लिए 0.7, आवासन संबंधी के लिए 0.8, या माता पिता परिवार के कमाऊ सदस्यों का जब प्रवास होता है तो उन बच्चों का भी प्रवास होता है जिसमें महिलाएं भी होती हैं, तो ऐसे लोग 7.3% हैं।
इसमें अगर हम देखेंगे कि आंतरिक स्थिति पे बात करें तो प्रवासी अनुमान देख लो आप कि भारत में जो प्रवासन दर है कुल जनसंख्या में लगभग 28.9% लोगों का होने का अनुमान है। लगभग 29%, 100 में से 29 लोग या 30 लोग ऐसे हैं जो अपने रोजगार के लिए क्या करते हैं, प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब इसमें क्या होता है, राज्यों के भीतर भी होता है या फिर अंतर्राज्यीय रुझान होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो राज्यों के भीतर प्रवास करने वाली ज्यादातर आबादी महिलाओं की है और एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाली ज्यादातर आबादी पुरुषों की है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप बिहार के रहने वाले हो या पूर्वी यूपी के रहने वाले हो, तो आप देखोगे आपका परिवार तो वही है, लेकिन आपके पिता या आपके भाई या आपका बेटा, ठीक है, या आपका पति, इस तरीके की रिलेशन में आप देखोगे तो ये लोग या तो दिल्ली चले जाते कमाने, या मुंबई चले जाते, गुजरात चले जाते, कोलकाता चले जाते, चेन्नई चले जाते। इन्हें लगता है कि बाहर मेट्रो सिटीज में अगर मैं जाऊंगा तो पैसे कमा के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूंगा। तो सामान्यतः एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का काम पुरुष ज्यादा करते हैं। आप पूर्वी यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, ये सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो बिहार के बॉर्डर वाले राज्यों में रह रहा है, वहां की महिलाएं अगर पटना में जाती हैं अपने परिवार के साथ रहने सिटीज में, या यूपी में आप देखो लखनऊ में लोग ज्यादातर आने की कोशिश करते हैं, तो राज्यों के अंदर जो प्रवास होता है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। अब इसमें भी कहा जा रहा है कि राज्य के भीतर जो प्रवासन होता है 33% जो है कि विवाह के कारण प्रवासन से संबंधित है, क्योंकि हम जो भी विवाह करते हैं पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपने राज्य के अंदर ही आस पड़ोस के जिले में क्या करें, रिश्तेदारी खोज लें जहां पे हम शादी कर सकें। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम एक राज्य से दूर हटके दूसरे राज्य में विवाह करें। यूपी के लोग यूपी में ही विवाह कर लेते, तो भाई वो लड़की जो अपने पैतृक घर में रह रही थी, अपने पिता के साथ रही थी, अपने मायके में रह रही थी, वो जब दूसरे जिले में जाती है अपने पति के यहाँ, अपने ससुराल में रहता तो उसका उसी राज्य के अंतर्गत है। तो ऐसे में विवाह के मामले से होता है प्रवासन। वहीं ग्रामीण और शहरी रुझान की बात करोगे तो ग्रामीण से शहरी अंतर्राज्यीय प्रवासन में पुरुषों की संख्या अधिक होती है और ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। अर्थात कि एक पुरुष जो है कि गांव से निकलकर शहरों की ओर जाता है कमाने, या फिर महिला की बात करूं तो एक गांव से दूसरे गांव में चली जाती है काम करने, वो ज्यादा दूर शहर में नहीं जाती है। तो गांव से गांव में प्रवासन महिलाओं का है और गांव से शहरों में जो प्रवासन है वो पुरुषों का ज्यादा है। और बाकी प्रवासन के जो कारण थे वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बात कर ली, डिस्कस कर ली डायग्राम को देख के। अगला टॉपिक है आपके भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में क्या सुधार हो रहा है, यानी कि सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो आपके बुजुर्ग माता पिता होते हैं, दादा दादी जी होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं 60 साल से ऊपर, उनकी जो केयर की जाती है, चाहे वो मेडिकली तौर पे की जाए, इमोशनल तौर पे की जाए, साइकोलॉजिकल तौर पे की जाए, सामाजिक तौर पे की जाए, तो इसमें अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना करने के नाम से एक अध्ययन पत्र जारी किया। अब यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के बारे में एक नज़र जरा देख लो कि जनसांख्यिकी विशेषताओं के बारे में कहेंगे कि जिनकी आयु अगर 60 वर्ष या उससे अधिक की होती है उसको हम जो है कि वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। और वर्तमान समय में भारत की कुल जनसंख्या का 10% से अधिक है थोड़ा बहुत, या यूं मान के चलो कि 104 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, चाहे वो आपके घर के माता पिता हो, आपके दादा दादी, नाना नानी, बूढ़े बुजुर्ग, पड़ोसी जो भी होंगे, अगर वो 60 वर्ष या उससे अधिक के होते हैं तो उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अब इनका बेनिफिट्स क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी जो मिल जाता है, बहुत सारी बीमा पॉलिसी होती है, रेलवे टिकट्स में होते हैं, फ्लाइट टिकट होते हैं, बहुत सारी जगहों पर इनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं और छूट मिलती है। क्यों? क्योंकि इनकी केयर की जाती है। वहीं स्वास्थ्य के स्तर पर आप देखोगे तो 65-75% वरिष्ठ नागरिक एक या अधिक क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित है। क्रॉनिक मतलब एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज के तौर पे आप कह सकते हो। दूसरा, पेंशन के तौर पे 78% वृद्ध आबादी बिना पेंशन कवर के जीवन व्यतीत कर रही है। वर्तमान में आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पास अभी तक पेंशन की कोई सुविधा ही नहीं है, जिसके लिए गवर्नमेंट एनपीएस की बात करती है, ओपीएस की बात करती है, अटल पेंशन स्कीम की बात करती है, अलग अलग पेंशन जो योजनाएं हैं उसको लॉन्च कर रही है ताकि बुढ़ापे में आपको 60 साल के बाद, हालांकि योगदान के लिए वो 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र देती है, उसके बाद आपको 60 साल के बाद रिटर्न जो है कि कुछ पेंशन दी जाए। लेकिन वर्तमान में अभी भी केवल और केवल 22% लोग ऐसे हैं जो पेंशन का प्रॉफिट उठाते हैं, बाकी 78% लोग बिना पेंशन के घूम रहे हैं। आहार की बात करेंगे तो भारत में वृद्धि आबादी में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है ऐसे में बुजुर्ग लोगों के पास खाद्य की असुरक्षा बढ़ रही है, यानी पर्याप्त मात्रा में उन्हें पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। अब भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क है, मतलब कहाँ कहाँ पे ऐसे प्रावधान है जहाँ पे बाध्यकारी तो नहीं कह सकते लेकिन प्रशासनिक और संवैधानिक प्रावधान किए गए। जैसे आर्टिकल नंबर 41 कहता है कि राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता का एक तरीके से मतलब होता है कि कमजोर हो जाना, यानी जब आपके शरीर में कोई ताकत नहीं, ऐसी दशाओं में
कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध बनाएगा। हालांकि ये गैर बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि मैंने कल आपको डेली टारगेट्स में दिया भी था डीपीएसपी को, आपको याद होगा, जो हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए कर रहे हैं, जिसकी सीरीज आपको संकल्प बैच के अंतर्गत मिल जाएगी। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट वहां पे मिलेगा, उसमें आपने कल डीपीएसपी पढ़ा होगा और उसका ये विशेषता जरूर पड़ी होगी। तो एक तो यहाँ पे राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके कोई प्रावधान करें। दूसरा, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत और समवर्ती सूची के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, आर्थिक सामाजिक नियोजन से संबंधित है, ताकि ये सारे प्रावधान करके हम उनकी सुरक्षा को और सुदृढ़ कर सकें। तो ये तो हो गया संवैधानिक प्रावधान, लेकिन वहीं पे कुछ कानूनी उपाय भी बनाए गए जो कानून का पालन करना होता है। जैसे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, इसकी धारा कहती है 20 कि संतान के लिए अपने वृद्ध माता पिता को भरण पोषण प्रदान करना अनिवार्य बताती है। और जैसे आजकल बहुत सारे केसेस आप देखोगे कि बहुत सारे युवा जो कि माता पिता की गोद में पल के बड़े हो जाते हैं और पैसा कमाने लगते हैं, तो अपने आप को जो है कि बहुत ऊंचा समझते हैं और माता पिता को समय तक छोड़ देते हैं, वृद्धावस्था में डाल देते हैं, आश्रम में, या फिर उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, आपके आसपास भी होंगे, ठीक है। तो प्लीज यार ऐसा मत किया करो, जो है कि बहुत ही मेहनत से जो है कि आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं और आपका सम्मान बनता है, आपका जो है कि कर्तव्य होता है कि अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो, ठीक। और ऐसे में ये नियम कहता है कि अनिवार्य रूप से इसके लिए माता पिता क्लेम भी कर सकते हैं अपने बच्चे के खिलाफ कि मेरे को जो है कि इस तरीके की सेवाएं नहीं दे रहा है मेरा बेटा या बेटी, दोनों पे लागू होता है। आयकर अधिनियम में भी कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट में प्राप्त करने का जो है कि दावा करती है कि टैक्स में जो है कि आप छूट ले सकते हो। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 भी है। फिर नालसा की बात करेंगे, जो कि इसके अंतर्गत एक योजना लागू की गई, वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायताएं भी दी जाती हैं इसमें जरूरत पड़ने पर। अब जैसे यहाँ पे सरकार जो है कि कौन कौन से नीतिगत समर्थन कर रही है, तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अटल वयो अभ्युदय योजना, इन सभी के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित जो है कि प्रावधान किए जा रहे हैं। और कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, जैसे सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पूर्वक रोजगार पोर्टल हो गया, सीनियर इंजन ग्रोथ जो पहल होती है, ग्रोथ इंजन पहल यानी कि सेज जिसे हम कहते हैं, और इसके बाद अन्य कल्याणकारी उपाय भी किए जाते हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, वयोश्रेष्ठ सम्मान, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इन सभी के माध्यम से भी हम जो बुजुर्ग हैं उनका कल्याण करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम 2014। इस अधिनियम में क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या प्रावधान है, तो देखो, आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन 2014 के प्रावधानों को कार्यान्वयन की धीमी गति का उल्लेख किया है कि इस अधिनियम का जो प्रावधान है उनको इम्प्लीमेंट करने बहुत धीमी गति चल रही है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट कही गई है। अब भारत में स्ट्रीट वेंडर किसे कहते हैं, जो सामान्यतः दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, रेहड़ी पटरी पर लगाते हैं सामान को, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर वस्तुओं और सामानों की बिक्री करते हैं। जैसे आप देखोगे कई बार गलियों में, आपके घरों के बीच में या गांव में, कभी खाने की चीज को कोई लेके आया, गर्मी के समय में आइसक्रीम लेकर कोई बेच रहा है, कोई तरबूज लेकर बेच रहा है, कोई सब्जी लेकर बेच रहा है, कोई चूड़ी बिंदी ये सब लेकर बेच रहा है। ये सब गाँव में आपको देखने को मिलेगा, शहरों में सब्जियों के ठेले वगैरह। तो ये जो चीजें लेकर लोग बेचते हैं, गली गली घूमते हैं या कहीं एक पर्टिकुलर किनारे पर ठेला लगा के बेच रहे हैं सामान, रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, इन्हें हम स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। स्ट्रीट मतलब गली में बेचने वाले लोगों को कहा जाता है। और इसके लिए जो अधिनियम है स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला कि स्ट्रीट वेंडर्स के भी अपने एक अधिकार होते हैं, अर्थात कि उनको एक प्रमाण पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार ही स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियां संचालित करने का अधिकार है। जो जिस भी जगह पे वो काम कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडिंग का, वहाँ पे जो एमसीडी है, वहाँ का जो राज्य है, जो भी वहाँ पे प्रावधान होते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट उनको मिलता है और उसके तहत वो अपने अधिकारों और शर्तों का प्रयोग करते हैं। वहीं पे फिर इसके डेवलपमेंट के लिए टाउन वेंडिंग कमेटीज भी बनाई जाती है, टाउन वेंडिंग कमेटीज भी बनाई जाती है और इसमें निश्चित रूप से गठित की जाती है। इसके अंतर्गत कम से कम 40% निर्वाचित सदस्य स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जिनमें 1/3 महिलाएं भी होनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि जो टाउन वेंडिंग समिति बनाई जाती है, उससे ये पता चलता है कि आपके टाउन में, आपके नगर या कस्बे में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास क्या समस्याएं आ रही हैं, और ये समस्याएं वही लोग हल कर सकते हैं जो इस काम में संलिप्त हों। तो इसलिए 40% कम से कम ऐसे लोगों को लिया जाता है जो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, और उन 40% में भी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। और जब स्ट्रीट वेंडर का सर्वेक्षण होगा तो उनको एक वेंडिंग प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा, जो कि प्रत्येक 5 साल में कम से कम एक बार जरूर प्रावधान किया गया है कि 5 साल में कम से कम एक बार जरूर उनको जारी किया जाएगा, जिससे उनके बारे में जाना जाएगा, उनकी जो समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाएगा और सरकार फिर उनके लिए कुछ नीतियां बना सकती हैं। तो वेंडर्स की संख्या पर भी अधिकतम सीमा लगा दी जाती है कि किसी वार्ड या जोन या कस्बे या शहर की आबादी के अनुसार 2.5 निर्धारित की गई है।
अर्थात अगर मान लो आपके वार्ड में अगर मान लीजिए कि 100 लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल 100 लोग रहते हैं, तो उसमें केवल 2.5 लोग या यूं कहें कि 3 लोग ही स्ट्रीट वेंडर का काम कर सकते हैं, क्योंकि 3 लोग आराम से सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100 में से 70 लोग केवल स्ट्रीट वेंडर का ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब खरीदेगा कौन? तो जब सप्लायर कम होंगे तभी तो खरीदार भी ज्यादा होंगे ना। तो इस चीज को कैलकुलेट किया गया कि शहर, जोन, कस्बा जो भी है उसका केवल 2.5% के आसपास लोग वेंडर्स का काम करेंगे। शिकायत निवारण समितियां बनाएंगे इसके लिए कि राज्यों के द्वारा एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में इनके लिए स्ट्रीट वेंडर्स की शिकायतों के लिए जो है कि एक समिति बनाई जाएगी जो इनकी शिकायतों का निपटारा करेगी। और अगर ऐसी कंडीशन में कभी कभी होता है कि जो एमसीडी होती है, नगर निगम होता है, वो कई बार स्ट्रीट वेंडर्स वालों का माल जब्त कर लेते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर में ये केस मैंने बहुत देखा है जो है कि, और आपने भी आसपास अपने शहरी क्षेत्रों में नगर निगम को देखते हुए देखा होगा ये जो काम करते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर आपने कोई ऐसा सामान जब्त कर लिया है जो कि देरी से खराब होने वाला है, तो उसे कम से कम 2 दिन के अंदर रिटर्न करो। और अगर कोई ऐसा सामान है जो जल्दी खराब हो सकता है तो उसे उसी दिन जो है कि रिटर्न कर दो, शाम तक जो है कि उसका क्लैरिफिकेशन करके। अब मान लेते हैं कि रोड के किनारे कोई व्यक्ति रेहड़ी पटरी पे जो है कि सब्जियां बेच रहा है बेचारा, जबकि वो भले नियम के खिलाफ है, नहीं वो अलग बात है, उसे अपना पेट पालना है, उसे अपने बच्चों का, परिवारों का भरण पोषण करना है, वो नियम से नहीं जानता, फिर भी एमसीडी आती है या नगर निगम के अधिकारी आते हैं, पुलिस आती है और वो उनके सामान को जब्त कर लेती है। लेकिन उनकी सब्जियां एक दिन ही तो चलेगी, अगले दिन तो खराब हो जाएंगी ऐसी गर्मी में, तो उन्हें शाम तक वो सब्जियां सारी की सारी रिटर्न करनी होगी उस दुकानदार को। अगर कोई ऐसा सामान उन्होंने जब्त किया जो 2 से 3 दिन में खराब हो सकता है, तो फिर आपको 2 दिन के अंदर जो है कि उसे रिटर्न करना है। तो ये सारी चीजें पे फोकस किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज, अर्थात कि क्षेत्रीय भाषाओं में हमें जो शिक्षा देने का प्रावधान किया गया उस पर हम बात करेंगे। क्या मामला है कि हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसने स्कूलों और हायर एजुकेशन में अगले 3 वर्षों के भीतर 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं इनकी अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अर्थात अध्ययन के लिए जितनी भी आपकी जो स्टडी मटेरियल है, चाहे वो स्कूल के हो, 12th तक के या फिर हायर एजुकेशन के हो, इनको 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 भाषाएं हैं इस रूप में, डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है कि सारे कंटेंट को 22 भाषा में प्रोवाइड कराओ। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बहुभाषी लर्निंग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब मान लेते हैं कोई तेलुगु में पसंद करता है, कोई हिंदी में पसंद करता है, कोई राजस्थानी भाषा में, जिस भी भाषा में, तो कम से कम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इसे कुछ समय के अंदर अंदर आपको 22 भाषाओं में कंटेंट को पब्लिश करना होगा ऑनलाइन तरीके से। और कम से कम कक्षा 5 तक तो आपको शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही रखना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अगर वेस्ट बंगाल का कोई व्यक्ति तो उसको रीजनल लैंग्वेज बंगाली में सिखाइए, या फिर साउथ इंडिया का अगर कोई व्यक्ति तो कोई मलयालम, कन्नड़, तेलुगु जिसमें सीखना चाहता है उसे सिखाओ। तो इस तरीके के कंटेंट को जब आप डिजिटल फॉर्म में 22 भाषाओं में रखोगे तभी वो सीख पाएगा। और साथ में त्रिभाषा फॉर्मूला को भी लागू रखने का प्रावधान किया गया है, अर्थात एक तो क्षेत्रीय भाषा रहेगी, एक हिंदी भाषा रहेगी और एक अंग्रेजी भाषा रहेगी। ये फॉर्मूला के अंतर्गत इन पे बात की जा रही है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि जहां तक संभव हो सके शिक्षा का माध्यम हमेशा मातृभाषा ही होनी चाहिए। और संविधान का अनुच्छेद 350A क्या कहता है कि भाषाई तौर पे जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, उनके बालकों को शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है वो भी मातृभाषा में ही उपलब्ध होना चाहिए। तो इस तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री अर्थात की जो शिक्षा मंत्रालय है, इसने जब ये रिपोर्ट जारी की तो इसमें 3-4 पहल इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए प्रावधान के सहित। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने के लिए क्या क्या पहल चलाई जा रही है? अगर आप देखोगे, एक अनुवादिनी AI ऐप है जिसे हम भाषणी भी कहते हैं, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कौशल विकास से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उनको क्षेत्रीय भाषा में जो है कि डेवलप कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा में जो है कि पब्लिक कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा इनिशिएटिव मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले वर्ष ही कहा गया कि अब हम MBBS की पढ़ाई क्या करेंगे, हिंदी में कराएंगे। अभी तक पूरे भारत में मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम हिंदी मीडियम में भी कराएंगे ताकि हिंदी माध्यम का भी बच्चा एक बेहतर जो है कि शिक्षा प्राप्त करके एक बेहतर चिकित्सक बन सके। इसी तरीके से ई-कुंभ पोर्टल आप देख सकते हो, जिसे AICTE ने अलग अलग भाषाओं में तकनीकी शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों को जो है कि उपलब्ध कराने की बात की। और इसी तरीके दीक्षा पोर्टल आप देख लो, इस पोर्टल पे 30 से अधिक भारतीय भाषाओं में स्कूली शिक्षा के लिए अध्ययन सामग्री है। जो लोग प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, अपर प्राइमरी एजुकेशन से, उनको पता होगा दीक्षा पोर्टल वो कैसे यूज करते हैं। प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन हो गया, या फिर JEE राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट, CUET, ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 13 भारतीय भाषाओं में जो है कि आयोजित की जा रही है। अब मान लेते हैं कि साउथ इंडिया में भी तो कोई व्यक्ति होगा जो CUET परीक्षा दे रहा होगा, ठीक है। जब वो परीक्षा देगा बंदा तो क्या करेगा, उसके लिए तो साउथ की भाषा होनी चाहिए। नीट की परीक्षा साउथ इंडिया का देगा तो उसके लिए साउथ इंडिया का पेपर होना चाहिए।
उस लैंग्वेज में। तो ये 13 भारतीय भाषाओं में इन परीक्षाओं को आयोजित किया जा रहा है। अब इसके बाद हम एक रिपोर्ट की बात करेंगे, जो असर रिपोर्ट बहुत ही फेमस रिपोर्ट है, प्रथम नाम का जो एनजीओ उसके द्वारा जारी किया था, तो उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि जो एनजीओ है, और उस एनजीओ का नाम ही दोस्तों प्रथम है। क्या नाम है? प्रथम। इसने अपनी एक एनुअल स्टेटस पे हमेशा हर साल ये क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है एजुकेशन पे, जिस रिपोर्ट का नाम होता है असर, जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट असल में सबसे पहले 2005 में शुरू की गई थी, और ये स्थानीय नागरिक और समूह द्वारा यह सर्वेक्षण किया था, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण भारत के बच्चों की शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी कलेक्ट किया थी। क्योंकि शहरों में क्या होता है, इसे पता है कि बहुत अच्छी एजुकेशन है, तो शहर के सर्वे करने से भी कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो गाँव में स्थिति क्या, उस पर फोकस किया जाता है। तो इसीलिए ये मुख्य रूप से बेसिक असर सर्वेक्षण की बात करेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि 3 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों के संदर्भ में जो प्री स्कूलिंग है और स्कूल में नामांकन के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं कि 3 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों का क्या क्या स्टेटस है स्कूलों में नामांकन को लेकर। वहीं लिखा है कि बेसिक मतलब कि बियॉन्ड बेसिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की युवाओं की गतिविधियों, जागरूकताओं और क्षमताओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित होता है। अर्थात 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों का तो नामांकन पे फोकस होता है, बाकी फिर 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो एजुकेशन प्राप्त कर चुके होते हैं, इसके लिए कौन कौन सी उनके पास जो है कि गतिविधियां हुई, जागरूकता हुई, क्षमता हुई, ये सभी पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें कि 14 से 18 वर्ष के जो ग्रामीण युवा है ना, जिन्होंने एजुकेशन ले लिया, अब उनकी रिपोर्टिंग हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले पता चलता है कि 86.8% ग्रामीण युवा या तो स्कूल या कॉलेज में नामांकित है, और वहीं 84% युवाओं ने स्कूली शिक्षा के 8 वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूरे किए हैं। 8 वर्ष का मतलब जो स्कूली शिक्षा होती है, जो सामान्यतः क्लास 1 से लेकर 8 तक होते हैं, या फिर क्लास 6 से लेकर 12 तक होते हैं, तो इस तरीके से 8 वर्ष या उससे अधिक वर्ष को पूरा किया है। और यही आंकड़ा 2017 में केवल 81% था। तो अब देखोगे कि 2023 में यह आंकड़े में वृद्धि हुई है, 84% हुआ है कि युवा अब लगातार स्कूल में अपना नामांकन भी करा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिर इसमें यह भी कह रहा है कि सीखने के स्तर में अगर हम देखें तो 25% युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर के पाठ को बिना अटके जो है कि बिना अटके नहीं पढ़ सकते। अर्थात कि 25% युवा ऐसे जो अटक रहे हैं बीच बीच में, और बिना अटके पाठ पढ़ने में लड़कियां जो है लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन लड़के अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें, केवल 5.6 युवा व्यावसायिक 5.6% युवा जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य संबंधित पाठ्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं 95% पुरुष और 90% जो महिलाएं, वो डिजिटल रूप से महिलाएं स्मार्टफोन का भी प्रयोग कर रही हैं। और इसी तरीके से एक रिपोर्ट आई हुई है, जिस रिपोर्ट का अगर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि उच्चतर शिक्षा पर जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो कि शिक्षा मंत्रालय करता है, अब यहाँ पे जो प्रथम एनजीओ कर रहा था प्राइमरी लेवल पर, वहीं हायर एजुकेशन के स्तर पे क्या कर रहा है, शिक्षा मंत्रालय एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और जिसने आंकड़े जारी किए AISHE यानी कि हायर एजुकेशन पे जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 से 22 का, उन रिकॉर्ड के अनुसार कहा गया कि 2010-11 से ये प्रतिवर्ष वैसे तो इसकी जारी की जाती है, वार्षिक वेब आधारित ये मतलब कि इस रिपोर्ट का आयोजन होता है 2010-11 से लगातार, जिसमें संस्थान का घनत्व यानी एक क्षेत्र में कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सकल नामांकन अनुपात कितना, छात्र शिक्षक अनुपात कितना, लैंगिक समानता सूचकांक क्या है, और प्रति छात्र व्यय की गणना भी की जाती है। इन सभी चीजों की हम बात करते हैं। तो रिपोर्ट पे अगर हम चर्चा करें तो 2021-22 में कहा गया कि 4.14 करोड़ जो है कि ये कुल नामांकन था, जो 21-22 में यह बढ़ के 4.33 करोड़ हो गया। अर्थात देखा जाए तो 20-21 में नामांकन कुल 4.14 था, लेकिन 2021-22 में बढ़ के 4.33 करोड़ तक हो गया। और उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का जो नामांकन है वो बढ़ के 2.07 करोड़ हो गया। 2014-15 में यह 32% की वृद्धि हुई है 2014-15 से लेकर अब तक के 2021-22 में अगर देखें, उसमें भी शीर्ष में 6 राज्य ऐसे जहां पे सबसे अधिक नामांकन हुआ है, यानी सबसे अधिक जो है कि पढ़ाई पर फोकस किया गया, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग में जो उच्चतर शिक्षा में अनुमानित जो रेशियो है ग्रॉस मतलब कि एनरोलमेंट रेशियो, वो 28.4% है। वहीं लैंगिक समानता सूचकांक में 1.01 है। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं के सकल अनुपात में और पुरुषों के सकल अनुपात के बीच में ये अनुपात को दर्शाता है कि कितना महिलाओं का नामांकन है, कितना पुरुषों का नामांकन है। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब समग्र प्रगति रिपोर्ट की हम बात करेंगे, जो कि परख नाम का जो मतलब पोर्टल है, या इस तरीके से कहे कि एक मानक है जो एनसीईआरटी ने तय किया था इस मानक निर्धारण को। तो परख निम्नलिखित रूप से जो है कि समग्र प्रगति कार्ड जो है कि तैयार कर रहा है, क्योंकि परख किसने शुरू किया, मानक के तौर पे यानी स्टैंडर्ड के तौर पे एनसीईआरटी ने शुरू किया, जो मुख्य रूप से बुनियादी चरण कक्षा 1-2, प्रारंभिक चरण कक्षा 3-4,
मतलब 3 से 5 लेके, और मिडिल चरण जो कि कक्षा 6 से 8 तक के बीच में 3 अलग अलग लेवल पे जो है कि ऑब्जर्वेशन करता है, प्रगति रिपोर्ट चेक करता है। और इसका पूरा नाम अगर आप देखोगे तो समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा ज्ञान का विश्लेषण, ये जो है कि इसकी फुल फॉर्म है। या फिर आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हो इसी पेज पर कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी जो है कि फुल फॉर्म है परख की। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो HPC है अर्थात कि जो समग्र प्रगति कार्ड है, इसकी बात करेंगे तो एक बहुआयामी रिपोर्ट है जो शिक्षार्थी की प्रगति का 360 डिग्री विवरण देती है। अर्थात कि पूरी तरीके से व्यक्ति, चाहे उसका संज्ञानात्मक अर्थात कि सीखने की क्षमता, भावनात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर जो डोमेन होता है इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी व्यवहारिक जिंदगी में कितना प्रैक्टिकल है या कितनी चीजों का जो है कि प्रयोग कर पा रहा है, इन सभी चीजों पर फोकस करते 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन होता है, यानी हर तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन होता है। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी सिफारिशों के अनुरूप इसमें स्वास्थ्य और कल्याण पर फोकस किया था, संचार के प्रभावी साधन पे और सम्मिलित शिक्षार्थियों पर, इन पे जो है कि आधारित किया था। इसके उद्देश्य क्या है इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करने का, प्रगति रिपोर्ट का? तो देखा जाए कि यह छात्र की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आकलन करता है कि बुनियादी साक्षरता है कि नहीं, बच्चा कुछ पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। वहीं न्यूमेरिक जो कौशल है अर्थात कि संख्याओं का कुछ कैलकुलेशन कर पाता है कि नहीं, किसी प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन के विभिन्न पहलुओं में वो इसका प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं। वहीं शिक्षार्थी की विशिष्टता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी फील्ड में पर्टिकुलर क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, जैसे कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ लोग तैराकी में होते हैं, कुछ लोग जो है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होते हैं, कुछ लीडरशिप में अच्छे होते हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा रखते हैं, तो उस विशेषताओं को भी ध्यान रखा जाता है। साथ में आत्म अभिव्यक्ति और उनकी दक्षताओं के आधार पर शिक्षक द्वारा बच्चों के आकलन का दस्तावेज तैयार किया जाता है, और घर और स्कूल के बीच में कैसा एक मजबूत संबंध है कि नहीं, ताकि माता पिता भी स्कूल के साथ साथ बच्चों को सीखने में क्या अपना सहयोग कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि सबसे पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है, और सबसे पहला जो शिक्षण संस्थान होता है वो परिवार होता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से और फिर अपने परिवार से, पिता, दादा, भाई बहन सब आते हैं, उन सबसे सीखता है कुछ ना कुछ। लेकिन जब एक उम्र हो जाती है उसकी स्कूल जाने की 6 साल की, तब वो स्कूल जाता है, लेकिन 6 साल से पहले भी तो उसने सीखा है परिवार में, फिर स्कूल में जाके सीख रहा है। और स्कूल से घर आने पर भी क्या परिवार के कुछ सदस्य उसके प्रति ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, उसकी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं, वो कितना पढ़ रहा है कितना नहीं, जवाबदेही तय करते हैं कि नहीं, जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है PTM, तब टीचर से मिलने जाते हैं कि नहीं, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड पे बात विचार होता है कि नहीं, ये सभी चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है, जिससे टीचर और साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट और परिवार ये सभी मिलकर जो है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकें। और अगर हम परख इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसे 2023 में NCERT के द्वारा इसे डेवलप किया गया, और इसका उद्देश्य था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कई सारे मानक जो है कि तैयार किए जाए या उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व किया जाए। अब इसके बाद एक आती यूथनेशिया की बात करेंगे, इच्छा मृत्यु। ये टॉपिक चर्चा में हमेशा रहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने गरिमापूर्ण मृत्यु में सहायता देने के लिए, वैध बनाने के लिए नए कानून की घोषणा की है, जिसमें इन्होंने कहा कि बीमारी की वजह से मरणासन वयस्कों को प्राणघातक दवा लेने की अनुमति देगा। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बीमारी के अंतर्गत होते हैं जो कभी खत्म नहीं होती, लाइलाज बीमारी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनका जीवन वेंटिलेटर पे ही चला जाता है, ICU में ही चला जाता है और कोमा में चला जाता है। तो ऐसे लोगों को यूथनेशिया देने के लिए अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने वैध अनुमति दे दी है कि इनके कष्टों से जो है कि मुक्त करने के लिए इनको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, अगर वो डिमांड करते हैं कि मुझे अब नहीं जीना है क्योंकि मेरी ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो मैं मर जाऊं, यही ज़्यादा बेहतर है। तो ये स्टेटमेंट मतलब ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया है। अब इसको जो है कि सामान्यतः इच्छा मृत्यु को मर्सी किलिंग भी कहते हैं। मर्सी किलिंग का मतलब क्या है कि आपके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, आपकी जो पीड़ा है उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए हम इस तरीके की किलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें किसी व्यक्ति को धीमी, दर्दनाक या असम्मानजनक मृत्यु देने के बजाय सम्मान के साथ मरने में उसकी सहायता की जाती है। अब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, बेचारा बीमार है, 4 बार दिन में दवाई लग रही है, 4 बार उसको इंजेक्शन ठोका जा रहा है, उसके शरीर में कड़वी कड़वी दवाइयाँ दी जा रही है, खाना खिलाया जा रहा है कड़वी दवाइयों के साथ, तो ऐसे में बेचारा जो है कि असम्मानजनक तरीके से मर रहा है बेचारा, दर्दनाक तरीके से, तो क्यों ना उसे यूथनेशिया देके एक ही बार में धीरे धीरे मार दिया जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस आप नॉर्थ कोरियन मूवीज में देखोगे, मतलब साउथ कोरिया मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में भी आप देखोगे कि इसे बड़ा जो है कि सही तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा मृत्यु कैसी होगी। ये हो गया। भारत में इसके संबंध में क्या प्रावधान है, अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में आप देखोगे कि
सक्रिय जो होती है इच्छा मृत्यु, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 और 304 के तहत इसको एक अपराध माना जाता है इच्छा मृत्यु को। और इसमें बहुत सारे निर्णय केस है कि अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर अनुमति प्रदान की थी। कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद 2018 में भी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के विकल्प को चुन सकता है कोई व्यक्ति। और कोर्ट ने यह भी कहा कि गरिमा के साथ मरना संविधान के मूल अधिकार आर्टिकल के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है और इसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब 2 बार आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वर्ड आ रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती क्या है। तो देखिए, एक होती है सक्रिय यानी एक्टिव होती है, और एक होती है आपकी निष्क्रिय जिसको हम पैसिव कहते हैं। पैसिव में अगर हम देखें, इसके तहत जीवन समर्थक उपकरणों या उपचार को हटा दिया जाता है और ये उपकरण एक लाइलाज बीमारी वाले व्यक्ति की जीवन रेखा को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में इसको कानूनी अनुमति दे दी गई है। अब वेंटिलेटर क्या होता है? ये एक ऐसे उपकरण होते हैं जिसके तहत व्यक्ति को जीवित रखा जाता है। अगर इनको हटा लिया जाए ना तो 1 घंटे के अंदर ही व्यक्ति मर जाएगा। तो क्या हो गया, इसको जीवित रखने के लिए ये एक समर्थक उपकरण के रूप में होते हैं और इसको हटा के जो है कि, और ये किसमें होता है, सामान्यतः लाइलाज बीमारियों में होता है जिसका इलाज संभव नहीं है कि वो दवा खा के सही हो जाएगा, उसके लिए आपको वेंटिलेटर पे रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो है कि उपकरणों को हटा के उसे एक मृत्यु दी जा सकती है और इसकी कानूनी मान्यता ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-3 केसेस में यही निर्णय दिया है। एक होता है एक्टिव मृत्यु, यानी कि इच्छा मृत्यु जो सक्रिय होती है। इसमें व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सक द्वारा सक्रिय कार्रवाई शामिल होती है। घातक पदार्थ या बाह्य हस्तक्षेप जैसे कि रोगी की जानलेवा इंजेक्शन करना शामिल, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा जैसे देशों में भी इसको कानूनी अनुमति दी गई है। तो भारत में कहा जा रहा है कि केवल तभी आप व्यक्ति को मतलब इच्छा मृत्यु दे सकते हो निष्क्रिय रूप में जब वो वेंटिलेटर पे है, यानी कि जीवन समर्थक जो है कि उपकरणों से अपना जीवन चला रहा है, तब आप दे सकते हो। अब एक वर्ड आता है मिताक्षरा कानून, बहुत सारा ये चर्चे में और ये भारतीय कानून से संबंधित है, आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए मिताक्षरा कानून की। इसमें क्या है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को उत्तराधिकार, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इसके तहत माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया सकता। शून्य विवाह या अमान्य विवाह का मतलब होता है जो हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ विवाह है या हमारी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति विवाह करके आता है। जैसे सामान्यतः क्या होता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो गया या गलत तरीके से शादी करके आया है कोई, और ऐसे में जो भी बच्चा पैदा होगा ना उसको भी आप अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उस बच्चे का कोई नुकसान नहीं है। और अगर वो पैदा हो गया तो माता पिता की संपत्ति में उसका हिस्सेदारी बनेगी ही बनेगी। और न्यायालय ये भी कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मिताक्षरा कानून को मान्यता भी देता है। तो यहीं से मिताक्षरा कानून जो है कि वर्ड आता है। अब ये मिताक्षरा कानून के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ऐसे बच्चों को एक ही पूर्वज के विस्तारित परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता मिल जाती है। जैसे हमारे परदादा, फिर दादा, फिर पिता, फिर मैं, फिर मेरा बेटा, इस तरीके से हमें उसके अंतर्गत मान्यता मिल जाती है और हम उस संपत्ति के जो है कि वैध हिस्सेदार हो जाते हैं जो हमारे पूर्वजों की है। जैसे परदादा से दादा को मिली, फिर पिता को मिली, फिर मुझे मिली, फिर मेरे बेटे को मिली, फिर उसके बेटे को, तो इसका जो है कि वैध हिस्सेदार भी बच्चा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मिताक्षरा कानून, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ड का प्रयोग किया। तो क्या होता है मिताक्षरा कानून, इसके बारे में देखते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उत्तराधिकार संबंधित 2 कानून चलते हैं। एक तो मिताक्षरा चलता है, एक दाय भाग। मिताक्षरा की बात करेंगे तो यह कानून याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, यानी विज्ञानेश्वर ने इसे लिखा है और यह 11वीं सदी के उत्तरार्ध या 12वीं सदी के पूर्वार्ध में सक्रिय था ये कानून। आगे देखते हैं। सहदायिक या हम वारिस या समुत्तराधिकारी, ठीक है, इसकी अवधारणा को मान्यता देता है कि इस अवधारणा में पैतृक संपत्ति को परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को संयुक्त रूप से रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जो हिंदू परिवार के नियम ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारा पैदा होता है तो उसका भी उतना ही हक होता है हमारी संपत्ति में जितना बाकी बच्चों का भी होता है, बराबर हिस्सेदारी होती है। और मिताक्षरा कानून कहता है कि बेटी पैतृक संपत्ति के अंतर्गत नहीं बन सकती। इसीलिए भारत का जो हिंदू विवाह अधिनियम है इसमें मिताक्षरा कानून के तहत ही बेटियों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। समानतः क्या होता है, बेटे को दे दिया जाता है, अर्थात बेटियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में पुरुषों के समान बनाने के लिए प्रदान किया। इस अधिकार में जब संशोधन किया गया 2005 में 1956 वाले में, तो ये हुआ कि अब बेटियों को भी अधिकार दिया जाएगा। लेकिन मिताक्षरा कानून की बात करें तो कुछ पूर्वी हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में लगभग ये लागू है, क्योंकि कुछ पूर्वी हिस्सों में आप देखोगे दाय भाग नाम की विधि जो है वो चर्चित में है। अब यहाँ पे दाय भाग क्या होता है इसकी बात करेंगे तो इसकी जो रचना है ये जिमुतवाहन ने की है। उत्तराधिकार के संबंध में आध्यात्मिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात कि पिंड अर्पण यानी मृत पूर्वजों को चावल का गोला अर्पित करके इससे संबंधित माना जाता है। केवल बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में होता है। अब दोनों में अगर हम अंतर देखें
तो देखिए मिताक्षरा जो है कि एक रूढ़िवादी पद्धति पे आधारित है, जबकि सुधारवादी पद्धति पे आधारित है। इसमें क्या होता है, पुत्र का जन्म होते ही पैतृक संपत्ति का उसका अधिकार पिता के हिस्से में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी ना, तब जो है कि वो उसके बाद क्या करेगा, उस संपत्ति का मालिक होगा। और अभी आप देखोगे कि बहुत सारे बेटे क्या करते हैं, अपना बंटवारा कर लेते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, जबकि उनके पिता और दादा जिंदा होते हैं तब भी। लेकिन ये जो दाय भाग है इसमें कहता है जब उनका पिता मर जाएगा तभी बेटे को जो है कि संपत्ति मिल सकेगी। उसके बाद पुत्र अपने जन्म के साथ ही सहदायिक बन जाता है। सहदायिक का मतलब जितनी भी खानदानी जमीन है उसमें उसका हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब पिता की मृत्यु होगी तभी वो सहदायिक बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी सदस्य अपना हिस्सा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हिस्सा निश्चित या निर्धारित नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी सदस्य अपना हिस्सा हस्तांतरित कर देता है क्योंकि उसका हिस्सा निर्धारित हो जाता है। जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो बंटवारा होता है उसमें ये तय कर दिया जाता है कि ये हिस्सा आपका है जमीन का, ये हिस्सा आपका है संपत्ति का, फिर आप उस संपत्ति को चाहे बेचो चाहे जो भी करो, ये उसमें तय हो जाता है। दाय भाग में ये प्रोविजन है और मिताक्षरा में ये प्रोविजन आपने समझ लिया। क्लियर है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं सपिंड विवाह, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसकी बात करेंगे, अर्थात अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या मामला है जरा इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वार्षिक बैठक जो कि दावोस में आयोजित की जाती है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत, यहाँ पर एक बैठक की और इस बैठक में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की घोषणा की। अर्थात भारत ने इस तरीके के प्रावधान की या इस तरीके के विचार की जो है कि घोषणा की ऐसे मंच पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। अब इसके बारे में अगर हम जानेंगे कि ये क्या प्रावधान है, ये क्या करता है, तो सरकारों, उद्योग, विकास संगठनों का एक समूह है यह पहल या अलायंस G20 लीडर्स घोषणा पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत का समर्पण पत्र है एक तरीके से। यानी G20 में कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए जहां पे महिलाओं को जो है कि अगुवाई दी जाएगी, महिलाओं की जो है कि भागीदारी बढ़ाई जाएगी, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे औद्योगिक इकाइयों में हो या फिर नेतृत्वकर्ता में हो। तो ऐसे में कई बार G20 की पहल थी जिसमें ये भी पहल इंपॉर्टेंट है। अब इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को भी एक साथ लेकर आया जाए, ज्ञान साझाकरण किया जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम में भी जो है कि इनको निवेश आकर्षित करने में भी मदद की जाए। अब इसके लिए जैसे मुख्य भागीदार क्या होंगे इस गठबंधन के लिए, अगर आप देखोगे तो नेटवर्क भागीदार में विश्व आर्थिक मंच रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। संस्थागत भागीदार में इन्वेस्ट इंडिया रहेगा। समर्थन कौन करेगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कर रहा है। एंकर या संचालन कौन करेगा, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, सेंटर फॉर विमेन लीडरशिप, इसके द्वारा जो है कि इसका संचालन किया जाएगा। तो ये चार जो है कि संस्थाएं हैं जो इसके मुख्य भागीदार होंगी। आगे देखते हैं, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है यानी CII ने सेंटर फॉर विमेन लीडरशिप की शुरुआत 2023 में भारत सरकार में नई दिल्ली में की थी और CII की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसकी घोषणा की थी। साथ ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में भी इसको बनाया गया था। अब इसके बाद एंगेजमेंट ग्रुप में आप देखोगे तो बिजनेस 20 का मतलब क्या है कि B20 के अंतर्गत यह कहा गया कि जो वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई 2023 से B20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी, जिसमें बिजनेस ग्रुप जो है कि शामिल होगा। विमेन 20 लैंगिक समानता पर केंद्रित G20 का एक एंगेजमेंट ग्रुप है। महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन भी किया गया, जिसकी शुरुआत बिजनेस लीडर और सरकारों के गठबंधन में 2019 में की गई। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क से जो G20 में अपनाए गए थे। इसी के साथ आप देखोगे स्वाति पोर्टल भी शुरू किया गया है। अगर आप स्वाति पोर्टल के बारे में नहीं जानते हो तो पढ़ लीजिए कि भारत सरकार ने कहा कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने साइंस फॉर विमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन यानी कि स्वाति पोर्टल शुरू किया, जिसमें स्टेम से रिलेटेड अर्थात कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इससे जुड़ी भारतीय महिलाओं और लड़कियों के लिए एकल ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया जाएगा, जिसमें इनको वैज्ञानिक प्रगति से जोड़ा जाएगा, समानता, विविधता, समावेशिता पर भी इनके अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही हो गया, स्टेम से रिलेटेड जो भी महिलाएं जो साइंस में फोकस करती है, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में या मैथमेटिक्स में, तो इन लड़कियों को भी जो है कि स्वाति पोर्टल से जोड़कर इनकी वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके लिए जो विकास और होस्टिंग रखरखाव का काम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। अब इसी में हमारा एक अगला टॉपिक होगा जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 अर्थात लैंगिक असमानता सूचकांक पे बात करेंगे। इसको मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया था, जिसको हम GII कहते हैं, अर्थात जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। मानव विकास रिपोर्ट जो 2023-24 को ब्रोकिंग द
ग्रिड लॉग री इमेजिनिंग कोऑपरेशन एंड द पोलराइज्ड वर्क शीर्षक से जारी किया गया। अब इसको 2022 वाली रिपोर्ट को यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में शामिल किया गया। जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई तो उसके अंतर्गत लैंगिक असमानता सूचकांक की भी एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो उपलब्धियां हैं उनमें असमानता दिखाई जाती है कि कितनी जो है कि पुरुषों को उपलब्धियां मिली, कितनी महिलाओं को, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर पे हो, चाहे वो रोजगार के स्तर पे हो, चाहे वो गरीबी दूर करने के स्तर पे हो, चाहे वो नेतृत्वकर्ता के रूप में हो। हर प्रकार के यहाँ पे उपलब्धियों के बीच में अंतर को नापा जाता है। जैसे इसमें 3 आयाम को शामिल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि मातृत्व मृत्यु अनुपात यानी कि MMR, ठीक है, और किशोर प्रजनन दर जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। फिर इसमें एम्पावरमेंट की बात की जाती है कि संसद में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात तथा कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला और पुरुषों की आबादी। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो भारत सरकार के द्वारा 106 जो है कि संवैधानिक संशोधन लाया गया और जिसमें संसद में अब 33% महिलाओं की जो है कि हिस्सेदारी को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। तो ये भी एक प्रावधान देख सकते हो। और इसी तरीके से लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार में जो हमारे पास जो है कि लोग जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं श्रम बाजार के रूप में, महिला और पुरुषों की श्रम भागीदारी भी देखी जा सकती है। अभी मैंने आपको पिछले 1-2 दिन में, 3-4 दिन में जो करंट अफेयर्स पढ़ाया उसमें कहा भी कि अब 37% जो है कि महिला श्रम बल की भागीदारी हो चुकी है। यानी 100 लोग अगर मान लीजिए काम कर रहे हैं, श्रम बल है जो किसी प्रकार की काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इकाई में, एग्रीकल्चर इकाई में या सर्विस यूनिट में, तो वहां पे आप देखोगे कि अब 100 में से जो है कि 37 तो महिलाएं सर्विस कर रही हैं, अर्थात जॉब कर रही हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट हर प्रकार की, और लगभग जो है कि आप देखोगे 63 अब पुरुष है। तो धीरे धीरे जो है कि इसमें यह भी देखा जा रहा है कि श्रम बाजार में कहां पे अभी असमानता है, धीरे धीरे इसमें भी अब वृद्धि की जा रही है। और अगर हम बात करें इसके स्कोर की तो 0 अगर स्कोर आता है तो इसका मतलब है कि महिला और पुरुषों के बीच समानता ज्यादा है। अगर वहीं स्कोर 1 आता है तो इसका मतलब मान लिया जाएगा व्यापक रूप से असमानता है। अब ये जो रिपोर्ट आई इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे। पहली चीज, डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई, इसका मतलब इसका स्कोर 0 की तरफ था, जहां पे समानता बहुत अच्छे से डेवलप की गई है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड उसके बाद स्थान प्राप्त करते हैं। भारत की बात करेंगे तो भारत 193 देशों में 108वें नंबर पे है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत में जो रैंकिंग है वो लगभग कितनी है, 37% ही श्रम बल भागीदारी है। और जीआई स्कोर इसका कितना, 0.437, जबकि 2021 में ये रैंकिंग 122 थी। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा आप देखोगे कि परफॉर्मेंस अच्छा है 2021 की अपेक्षा, लेकिन अभी भी बहुत संतोषजनक ये परफॉर्मेंस नहीं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सर्वेक्षण पुरस्कार की बात करेंगे, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की बात करेंगे 2023 में, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए और इसके लिए डैशबोर्ड भी एक प्रारंभ किया। अब यहाँ पे जो डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया, साथ ही इस 2023 वाले की जो थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो वेस्टेज है आपका, जो कचरा है, उससे आप किस तरीके से वेल्थ तैयार कर सकते हो, संपदा बना सकते हो, अपनी संपत्ति तैयार कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो भी आप कचरा फैलाते हो उस कचरे को निपटान करने के साथ आप उसे अगर अपनी संपत्ति के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हो, किसी प्रकार की जो है कि अपना संपदा यानी संसाधन बना पा रहे हो, तो स्वच्छता भी हो गई और साथ में जो है कि वेल्थ भी बन गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार क्या है, असल में यह शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति पता करने का एक सर्वेक्षण है। इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तौर पे 2016 में की गई थी और इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है वो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और लोगों के बीच में जागरूकता का प्रसार किया जाए, जिससे शहरों और कस्बों में जो है कि किसी प्रकार का जो कचरा है उसे निपटान किया जाए और अपने शहर को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए काम किया जाता है। 2023 का मूल्यांकन पहली बार था कि सर्वेक्षण में 4 चरणों में आयोजित किया गया। जैसे अगर हम बात करें भाग 1 में, तो सेवा स्तर में प्रगति देखी जा रही थी कि किसी भी स्थानीय निकाय में कितने स्तर पे सेवा प्रगति हुई। दूसरा प्रमाणीकरण पे आधारित था कि उन्हें रेटिंग दी जा रही, ओडीएफ प्लस, वाटर प्लस, इस तरीके से। वहीं तीसरा नागरिकों की कृति प्रतिक्रिया की जो फीडबैक दें, भागीदारी करें, अनुभव, स्वच्छता ऐप, नवाचार का प्रमोशन करें। और चौथा था फाइनल स्कोर कि भाग 1, 2, 3 के आधार पे पूरे 100% में से कितना जो है कि उनको अंक मिल रहा है और उसके आधार पर उनकी रैंकिंग की जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें कि किसको कौन सी रैंकिंग मिली, तो इंदौर और सूरत, ध्यान देना कि मध्य प्रदेश का इंदौर और सूरत को इस बार पहली रैंकिंग मिली और ये संयुक्त रूप से दी गई है। ये ध्यान देना, कहीं ऐसा मत कर देना कि केवल इंदौर को ही पहली रैंकिंग कह दोगे, इन्हें संयुक्त रूप से जो है कि शीर्ष स्थान दिया गया। वहीं तीसरा स्थान नवी मुंबई महाराष्ट्र का है और ऐसा 7वीं बार हो रहा है कि इंदौर को स्वच्छ शहर घोषित किया गया, 7वीं बार। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की बात करें, क्योंकि ये तो जो है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सासवाड़ जो महाराष्ट्र में होता है, क्या कहते हैं, सासवाड़ जो महाराष्ट्र में होता है, पाटन जो गुजरात में होता है, लोनावला जो महाराष्ट्र में, इन्हें 3 स्थान मिले शीर्ष के। तो सबसे
पहला स्थान किसे मिला? सासवड़ को, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत है और ये 1 लाख से कम आबादी वाले हैं। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा राज्य जो स्वच्छ राज्य घोषित किया गया, तो महाराष्ट्र को स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। अगर सबसे स्वच्छ छावनी की बात करेंगे तो महू, जो कि एमपी की छावनी है, इसको स्वच्छ घोषित किया गया। इसके बाद देवलाली महाराष्ट्र की और तीसरी अहमदाबाद गुजरात की। और एक और रैंकिंग दी गई कि स्वच्छ गंगा शहर कौन सा था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पे आता है, जो गंगा के किनारे स्थित है और ये सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। उसके बाद प्रयागराज जो है कि उत्तर प्रदेश में ये दूसरे नंबर पे आता है। चंडीगढ़ को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सफाई मित्र सुरक्षित शहर है, इसके अंतर्गत रखा गया चंडीगढ़ को। इसका मतलब है कि जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कौन सा शहर, कौन सा राज्य सबसे अधिक अवेयर है, तो चंडीगढ़ जो है कि अपने सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही अवेयर है। कई बार होता सफाई कर्मी जो है कि गंदे नालों के अंदर जाते हैं, सीवर में उतरते हैं, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु को कम किया जाए और उनके लिए सेफ्टी किट अधिक से अधिक प्रदान की जाए, इस पर सबसे अधिक फोकस चंडीगढ़ करता है। अब हम आगे चलेंगे, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की तरफ चलेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पहली सुर्खी में आप क्या पढ़ रहे हो कि भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति की बात की जा रही है कि मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इन इंडिया। सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश यानी कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव प्रदान करने की नीति के संबंध में कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। अब ध्यान से समझना कि ये पीरियड्स के दौरान की बात हो रही है, प्रेगनेंसी के बाद जो है कि सीसीएल की बात नहीं हो रही है। सीसीएल पे तो ऑलरेडी जो है कि अभी भी सवैतनिक है। चाइल्ड केयर लीव, जैसे मान लीजिए जब किसी बच्चे को एक माँ जन्म देती है और अगर वो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करती है तो लगभग उसको 6 महीने की जो है कि सीसीएल दी जाती है कि 6 महीने तक वो बच्चे की केयर करेगी और इस दौरान जो भी उसे छुट्टी मिलेगी उसका वेतन नहीं रोका जाएगा, यानी उसे वेतन मिलता रहेगा। ये तो अभी प्रावधान है, लेकिन अब प्रावधान पे बात की जा रही है कि जो महिलाओं को मासिक धर्म आते हैं यानी कि पीरियड्स आते हैं, उस दौरान भी उनको 2 से 3 दिन की अगर छुट्टी दी जाए तो क्या उसमें कोई गलत होगा, क्या उसमें जो है कि किसी प्रकार की जो है कि संसाधनों का दुरुपयोग होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर ये छुट्टी देनी भी है तो ये सवैतनिक होनी चाहिए, अर्थात इनका यहाँ पे वेतन नहीं काटा जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के बाद तो पता है कि भाई बच्चे का लालन पालन करना जरूरी है, लेकिन बहुत सारी प्रेगनेंसी में मतलब कि पीरियड्स में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको जो 5 से 6 दिन का जो पीरियड्स का जो सर्किल होता है, कई महिलाओं को तो जो है कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनको पीरियड्स हैवी होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे उनको स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन जो सीएल होती है, कैजुअल लीव होती है, किसी प्रकार की जो लीव होती है वो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तो नेचुरल है भाई। उन्हें ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 1 महीने में अगर उन्हें 3 दिन लगातार पेन हो रहा है तो 12 महीने में 36 दिन उन्हें पेन होगा, 36 दिन। और 36 सीएल जो है कि उनको मिलती नहीं है, जो सीएल लगा दें अगर कैजुअल लीव और उनके बाद उनकी सैलरी भी ना कटे। तो इसी पे चर्चा की जा रही है कि क्यों ना महिलाओं को हर महीने जो उनके पीरियड्स आते हैं उस दौरान उन्हें 2 से 3 दिन की जो है कि छुट्टी दे दी जाए और उसके बाद जो है कि अपना वो स्कूल भी आ सके या जॉब करनी वहाँ जाए प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में। क्योंकि जब छुट्टी नहीं मिलती ऐसे में महिलाएं जो है कि पीरियड्स में पेन के दौरान भी काम करने आती हैं, या फिर अगर वो उन्हें छुट्टी लेनी तो उनका वेतन काटा जाएगा। तो इस पर चर्चा की जा रही है कि क्यों ना उन्हें छुट्टी दी जाए लेकिन वेतन ना काटा जाए। लेकिन मासिक धर्म अवकाश को रेगुलेट करने वाला अभी भारत में कोई भी कानून नहीं है। सीसीएल से संबंधित तो कानून है, भारत में सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश के लिए कोई केंद्रीकृत अभी दिशा निर्देश नहीं है। कुछ स्तरों पे देखोगे राज्य सरकारों में, बिहार हो गया, केरल सरकार हो गया, इन्होंने 1992 में बिहार, केरल ने 2023 में एक नीति पेश की जिसमें मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया जा रहा है। और ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे जोमेटो, स्विगी, बाइजू, इन कंपनियों ने भी सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने पर बात की है और इन्होंने एक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब मान लीजिए जोमेटो, स्विगी, बाइजू की बात करें तो इसमें कई सारी लेडीज ऐसी भी होंगी जो ऑफिस में बैठ के काम करती होंगी। कई सारी ऐसी लेडीज आपने देखी होंगी जो जोमेटो पे, स्विगी पे क्या होता है, खाने को डिलीवर करती, फूड को डिलीवर करती है। और अगर उस दौरान उनको पीरियड्स आ रहे हैं तो वो सोचेंगे यार कि मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने परिवार का, अगर शादी नहीं है तो अपने खर्चे और अपने परिवार का खर्चा भी उठाना है। शादी अगर नहीं हुई है तो इस दौरान वो छुट्टी नहीं लेना चाहती, लेकिन पीरियड्स के दौरान बाइक राइड करना, स्कूटी राइड करना, एक लंबी दूरी तय करना, फूड डिलीवरी करना, ऐसे में बहुत पेनफुल होता है, लेकिन वो किसी चीज़ को शेयर नहीं करती हैं ऐसी स्थिति में। तो इस चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है कि कंपनी को इस तरीके से कहा जा रहा है, या सरकार भी इस पर फोकस कर रही है कि उन्हें वेतन के साथ छुट्टी दी जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा ने आज़ादी के बाद जो पहला राज्य बनता है जो यूसीसी को लागू करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, और इसको राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कि यह कानून बन गया। राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्ति
उत्तराखंड के निवासी हों, चाहे वो किसी और राज्य के निवासी हो, लेकिन उत्तराखंड में किसी काम से रह रहे हो या नौकरी के लिए रह रहे हो या बेरोजगार मतलब किसी भी वजह से रह रहे हो, तो रजिस्ट्रार के समक्ष उन्हें पंजीकरण कराना जरूरी होगा कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये पूरी डिटेल उन्हें देनी पड़ेगी। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है कि ललिता टोप्पो बनाम झारखंड, ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य 2018 में कहा गया था कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत लिव इन पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी। और इंदिरा शर्मा बनाम के राव मतलब वी शर्मावाद भी इसमें कहता है कि अविवाहित पार्टनर्स अपनी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह ना ही अवैध होगा और ना ही इसे कोई अपराध माना जाएगा, क्योंकि अविवाहित पार्टनर अगर आपकी लड़की 18 साल और लड़का अगर 21 साल से ऊपर है तो इसका मतलब वो मामला लीगल है और आप उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। और इस पे अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड कहता है कि आप रहिए, कोई मना नहीं है, लेकिन कम से कम आपको रजिस्ट्रार के पास अपना पंजीकरण कराना होगा कि हम फला जगह पर रह रहे हैं और हम लोग जो है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो देखा जाए एक प्राइवेसी का भी मामला आता है कि हम क्यों बताएं जो है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी में ये प्रावधान है। और एक प्रावधान नया आ रहा है घर। घर का मतलब क्या होता है? गो होम फॉर रीयूनाइटेड पोर्टल, गो होम फॉर रीयूनाइटेड पोर्टल, अर्थात कि इस पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया। किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जारी किया गया कि बालकों के पुनर्वास और घर वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी की जाए कि जिन बच्चों का जो है कि पुनर्वास किया गया उन्हें घर भेजा गया कि नहीं भेजा गया, इसको डिजिटल रूप में पूरा तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे एक संस्था का नाम आ गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके बारे में बेसिक जानना होगा। यह एक सांविधिक संस्था है जो 0 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करती है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद वो बच्चे बालिग हो जाते हैं। बाल संरक्षण जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इस अधिनियम के तहत 2005 में यह गठित किया गया। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष अपनी केंद्र सरकार को देंगे और साथ में ये पॉक्सो अधिनियम 2012 तथा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है कि जिम्मेदारियां भी इन्हें सौंपी गई हैं कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की यौन हिंसा न हो। इसके लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 का प्रावधान है और हर बच्चे को जो है कि मूल अधिकार के तौर पर उन्हें बेसिक शिक्षा जरूर प्राप्त होनी चाहिए, जिसके लिए राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे भारतीय आदिम जनजाति और प्रेरणा प्रोग्राम। ये कुछ खास नहीं था, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। और हाँ, ये सारे टॉपिक जो थे मैंने अंडरलाइन कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको स्वयं पोर्टल को आपको पढ़ाना चाहूँगा कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्वयं को लॉन्च किया है। ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि शिक्षार्थियों के लिए एक शैक्षिक अवसर उत्पन्न कराएगा कि ऑनलाइन तौर पे आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसमें इंडस्ट्री लीडर्स के सहयोग से ऐसे कोर्स शामिल किए जाएंगे जो इंडस्ट्री के सहयोग से जो उद्योग जगत की जरूरतों को पूरा कर सके और प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्ति योग्य बनाया जा सके। जैसे अब इंडस्ट्री के जो मालिक है, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, उन्हें पता है कि हमें कैसे बच्चों का जो है कि मतलब कैसे बच्चे चाहिए जो योग्य हो, जो स्किल्ड हो, तो वो बताएं पर्टिकुलर कि हाँ भाई हमें ऐसे कोर्स वाले बच्चे चाहिए कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, लीडरशिप से रिलेटेड हो या क्रॉस वेरीफाई करने वाले स्टूडेंट चाहिए। तो ऐसे में हम इन कोर्सेज को जो है कि लॉन्च भी करेंगे और ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन तरीके से लोग पढ़ सकेंगे और जिसमें दुनिया भर के शिक्षार्थियों के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी वो फॉरेन से भी अगर पढ़ना चाहे, कोई बच्चा फॉरेन देश का भी हो, वो भी भारत के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म से शिक्षा ले सकता है। अब जैसे आप देखोगे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक जैसे विविध कोर्सों को भी उसमें उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इन सभी कोर्सेज की डायरेक्ट जो है कि कहीं पढ़ाई नहीं होती है। सामान्यतः बीए एमए लोग कर लेते हैं, बीएससी एमएससी कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक जो क्षेत्र हैं इसको जो है कि पढ़ने के लिए बहुत हायर एजुकेशन में जाना पड़ता है या फिर अच्छे खासे महंगे कोर्सेज में। लेकिन अब हर बच्चा क्या करेगा, ऑनलाइन कोर्सेज में तैयारी कर सकेगा और इसे लागू करने के लिए आपकी आईआईटी मद्रास को एक नोडल एजेंसी के तौर पे जो है कि अपॉइंट किया गया है और इसकी फंडिंग कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इसकी फंडिंग की जाएगी। और इसमें स्वयं प्लस जो है इसके अंतर्गत रणनीतिक साझेदारों यानी शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, एडटेक प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रमोट करते हैं, व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं के साथ समन्वय किया जाएगा और इकोसिस्टम अप्रोच अपनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें फोकस की जाएंगी। आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहल, यह जल शक्ति मंत्रालय ने जो है कि इसको शुरू किया। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इसको शुरू किया जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, और इस पहल को पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से भी प्रारंभ किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय का भी योगदान है, जिससे पर्यटन उद्योग के लिए शुरू किया गया। इसमें
SGLR का मतलब स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग में 5 रेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मध्य प्रदेश के बाइसन रिपोर्ट को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश के बाइसन रिपोर्ट्स को, जो कि एक रेटिंग प्रणाली के तौर पे काम करती है। इसका उद्देश्य है कि समृद्ध पर्यटन उद्योग को स्वच्छता संबंधी व्यवहारों के बारे में व्यापक बदलाव लाया जाए और लाइफ स्टाइल फॉर मतलब कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, अर्थात इसके तहत जो ट्रैवल किया जाएगा, जो पर्यटन घूमा जाएगा, वो एक तरीके से एनवायरमेंट के फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, इस पे जो है कि फोकस किया जाएगा। अब एक रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए जरा, फिर इसके बाद हम लोग साइंस की करंट अफेयर्स में चलेंगे, साइंस को शुरू करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट है आपकी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की बात करेंगे तो इसको UNSDSN अर्थात संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया, या यूं भी कह सकते हैं हम कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा इसको जारी किया गया, जो कि 6 मानकों पर आधारित है। 6 मानकों पे जो है कि खुशहाली स्तर का आकलन करते हैं। वो 6 मानक कौन से हैं? पहली चीज कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हो, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो, सामाजिक सहायता हो, कम भ्रष्टाचार हो, उदारता और स्वतंत्रता। तो इस तरीके के 6 मानकों पे आधारित ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है कि जारी करते हैं रिपोर्ट को। इसमें 143 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी 126 थी। वर्ल्ड के टॉप 3 जो देश थे इसमें फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। शीर्ष स्थान पाने वाले फिनलैंड और सबसे निचले स्थान पर रहने वाला अफगानिस्तान, जो कि 6 अंकों का एक बहुत बड़ा अंतर भी इसमें है। और इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके जो यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव बान की मून जी थे, इन्होंने 2012 में इसको स्थापित किया और यह भी कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए इस दृष्टिकोण को अपनाया गया। और इसका सचिवालय पेरिस फ्रांस में, कुआलालंपुर मलेशिया और न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि इसके 3 रीजनल जो है कि हेडक्वार्टर्स भी स्थित हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा रहेगा क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। तो अब हमारा इसी में साइंस भी रहेगा। हालांकि आज की क्लास में साइंस हो सकता है पूरा ना कंप्लीट हो पाए, लेकिन जितना भी कंप्लीट हो पाएगा 10-12 टॉपिक वो भी कंप्लीट करेंगे। और फिर कल इसकी जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें आपकी पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट एंड कल्चर को भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए टॉपिक बड़े हैं, डिटेल से समझाना जरूरी है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं 4 टॉपिक में कवर कर लूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। फिर भी कोशिश मैंने यही की कि लगातार ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करूं और आप लोग अधिक से अधिक वीडियोज को देखिए और शेयर भी किया करिए लोगों के साथ, ताकि ये कंटेंट आपके हिंदी माध्यम के स्तर को सुधार सके और प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम के लोगों का सिलेक्शन अधिक से अधिक हो। जब प्रीलिम्स अधिक होगा तभी अधिक से अधिक लोग मेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग प्रीलिम्स में पीछे हो जाते हैं, इसलिए फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंचते नहीं है, क्योंकि मेंस फिर कम बच्चे देते हैं और फिर इंटरव्यू कम बच्चे देते हैं। लेकिन अगर हमारा ये हो कि हिंदी माध्यम का प्रीलिम्स अधिक बच्चे देंगे तो मेंस भी अधिक बच्चे देंगे, जब प्रीलिम्स पास होंगे तो तब जाके हमारा कंपटीशन एक फेयर हो सकता है। चलिए टॉपिक पे आते दोबारा। अब हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले जीन थेरेपी की बात करेंगे, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, कैसे जीन में मॉडिफिकेशन करके हम लाइलाज बीमारियों का इलाज खोजते हैं। अभी हाल ही में देखो कि भारत में हीमोफीलिया ए, जो कि F8 की कमी के कारण जीन थेरेपी का पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया गया, और यह ट्रायल तमिलनाडु के वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किया गया, CMC में। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीन थेरेपी का ये पहला ट्रायल किया गया था इंडिया के अंतर्गत, और वो भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल था, जो कि तमिलनाडु वेल्लोर में किया गया क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के द्वारा, और हीमोफीलिया ए के लिए किया गया। इसमें जो जीन थेरेपी की जाती है इसमें 2 सेलों का प्रयोग होता है, या तो आप जर्म लाइन सेल का प्रयोग कर सकते हो, सोमैटिक का। जर्म लाइन में बस एक खासियत होती है कि मनुष्य में 23 गुणसूत्र के अंतर्गत होते हैं और ये जीनोम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं, यानी कि जो जेनेटिक गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं, अर्थात ये आपके जो है कि जेनेटिक रिक्वायरमेंट होती है। सोमैटिक वाले में क्या होता है, जिसमें 46 गुणसूत्र के हिसाब से सोमैटिक कोशिकाओं का जो परिवर्तन है वो बच्चों तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी सोमैटिक सेल जो होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ये बॉडी के और जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल से। अब यहाँ पे जीन थेरेपी के बारे में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानिए कि जैसे रोगी में अगर हम देखा जाए इस परीक्षण में क्या होता है, जीन थेरेपी परीक्षण में, कि रोगी के जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जिसको हम लोग HSC भी कहते हैं, इसमें F8 ट्रांसजीन को सक्रिय करने के लिए लेंटिवायरल वेक्टर का उपयोग किया जाता है। और असल में यह स्वनवीकरण की क्षमता होती है, इसमें जो स्टेम सेल होती है ना, ये अपने आप को तुरंत जो है कि नवीनीकृत कर लेती है, और इसमें सभी परिपक्व रक्त कोशिकाओं के प्रकारों में अंतर करने की क्षमता भी होती है, यानी परिपक्व जो रक्त कोशिका होती है उसमें भी ये परिवर्तित कर सकती है स्टेम सेल, क्योंकि स्टेम सेल क्या होता है, अपने एक स्टेम सेल से हम बहुत सारे ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। और मरीज की कोशिकाओं तक इलाज करने वाले जो जीन होते हैं ना, उनको पहुंचाने वाले वाहक को हम वेक्टर कहते हैं, यानी कि वायरस के तौर पर वेक्टर कहते हैं।
अब यहाँ पे जीन थेरेपी के बारे में आप समझ लो भाई, जिसमें बीमारी या विकार का इलाज, बचाव और इन्हें ठीक करने के लिए जो जीन का इस्तेमाल किया था, इसे जीन थेरेपी कहते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियों का हमें इलाज करना है या बचाव करना है, तो डायरेक्टली हम जो जीन में परिवर्तन करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसी को हम जीन थेरेपी कहते हैं। इसमें ज्यादातर बीमारी पैदा करने वाले असामान्य जीन के प्रभाव को कम करने के लिए सामान्य जीन को शरीर के डीएनए में डाला जाता है। अर्थात जो बीमारी पैदा करने वाले जो जीन ऐसे हैं जो असामान्य, यानी कि जो हमारी बॉडी के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी बॉडी से एक कंपैटिबिलिटी नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में इन प्रभावों को कम करने के लिए हम शरीर में क्या करते हैं, डीएनए में डाल दिया जाता है ऐसे जीन को। अब ऐसी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है, जैसे आनुवंशिक बीमारियों में हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल रोग हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो असाध्य रोग होते हैं, जो जेनेटिक तो नहीं होते लेकिन असाध्य होते हैं। ल्यूकेमिया कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ऐसे में हम जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। अब जीन थेरेपी दो तरीके से होती है, कैसे कैसे। एक होती है जर्म लाइन, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, जर्म लाइन जीन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जर्म लाइन सेल या प्रजनन कोशिकाओं में कार्यात्मक जीन इंजेक्ट कर दिया जाता है। जो आपके अंडाणु या शुक्राणु जो होते हैं ना, उसमें भी तो सेल का निर्माण होता है, जीन का निर्माण होता है उसमें भी, तो उसमें हम जानबूझ के क्या करते हैं, जीन थेरेपी के तहत एक कार्यात्मक जीन को इंजेक्ट कर देते हैं। ये होगी जर्म लाइन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित होती है। ये मैंने बताया था आपको कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम अंडाणु और शुक्राणु में भी अंतर कर सकते हैं, जिससे आगे चल के वो जेनेटिक प्रॉब्लम न बढ़े लोगों में। फिर वहीं हम सोमैटिक सेल की बात करेंगे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। तो ऐसे में रोगी की सोमैटिक सेल या कायिक कोशिकाओं, जो कि जर्म लाइन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाएं होती है, इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होगा ना वो उसी रोगी तक सीमित होगा, ये अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है। अब जीन थेरेपी के लिए हम बात करें तो डीबीटी अर्थात कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने जीन थेरेपी उत्पाद विकास नैदानिक परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश 2019 भी जारी किए थे। तो ये जीन थेरेपी के बारे में पूरी जानकारी थी। अब यहाँ पे हीमोफीलिया की बात करेंगे, जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। जेनेटिक बीमारी कैसे बढ़ती है, तो देखो सामान्यतः क्या होता है, इसमें पुरुषों में होने वाला ये वंशानुगत रक्त स्राव संबंधी विकार है, जिसमें रक्त स्राव जो है कि रुकता ही नहीं है, और ये रोगी में जीवन भर चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो ऐसा जीन्स होता है आपकी बॉडी में, जो म्यूटेशन के कारण होता है, और रक्त का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होता है ना, वो बनने ही नहीं देता है। इससे रक्त का क्लॉटिंग होता ही नहीं है, आपका थक्का नहीं जमता है। अर्थात फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो थक्के जमने के लिए जरूरी होते हैं, वो रक्तस्राव रोकने में जो मदद मिलती है, वो नहीं बनने देता है। अब इसमें हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी हो जाते हैं अलग अलग। वंशानुक्रम में अगर हम बात करें तो एक्स गुणसूत्र के जरिए जो भावी पीढ़ियों में ये पहुंचता है, और इसमें सामान्यतः पुरुष जो है कि प्रभावित होता है, संवेदनशील होता है, जबकि महिलाएं क्या होती हैं, वाहक होती हैं। इसकी बहुत रेयर केसेस होता है कि जब महिलाओं में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। मतलब 100 में से आप कह सकते हो कि 1 या 2 महिलाएं ऐसी हो सकती है जिनमें ये बीमारी देखने को मिलेगी, नहीं तो महिलाएं सामान्यतः इसकी वाहक होती, पीढ़ी दर पीढ़ी है आगे बढ़ाती रहती हैं, और पुरुष जो है कि इससे प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करेंगे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में अगर हम क्या देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके अंतर्गत आप घोषणा की कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो था परियोजना, इसके पूरे होने की घोषणा कर दी है। इसकी शुरुआत विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020 में की थी, और इससे पहले भारत जो कि मतलब कि पूर्ण मानव जीनोम की घोषणा कर चुका है 2009 में ही। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्र किए गए और रेफरेंस जीनोम तैयार किया गया। मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, मध्य इंडिया हो, या रेगिस्तानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन, 0 डिग्री के आसपास रहने वाले लोग, भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा, अलग अलग जो है कि जीवन शैली, अलग अलग खान पान करने वाले जनजातीय लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, हर सभी को समाहित करते लगभग 10,000 लोगों को कलेक्ट किया, उनके नमूने को, और एक रेफरेंस जीनोम तैयार किया गया, जिसमें बेसिक जानकारी बताई गई कि भारत के किसी प्रजाति को आप ले लो, लगभग सबकी जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग वो सेम है। 99% जो है कि सेम विशेषताएं देखने को मिलती है, केवल 1% जो है कि बस अंतर होता है, और इसे कई लोगों के डीएनए के संयोजन से तैयार किया गया है। वहीं बंगलुरु के सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के नेतृत्व में 20 राष्ट्रीय संस्थानों के शोधकर्ताओं ने इसमें भाग लिया था, और इसके लिए जो डाटाबेस तैयार किया गया ना, डाटा सेट, इसको फरीदाबाद में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में भंडारित किया गया है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये प्रेरित थी, क्योंकि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कि कई देशों ने मिलकर जो है कि इसमें काम किया, और भारत भी इसमें जो है कि शामिल था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में शुरू किया गया, जो 2003 में पूर्ण हुआ था, 13 साल में। और इसके कुल ह्यूमन जीनोम
जो अनुक्रम थे 92% हिस्सा जो है कि कवर किया गया। अर्थात विश्व के स्तर पे कई अलग अलग क्षेत्रीय देशों के लोगों को कलेक्ट किया गया, जिनके जीनों के ऊपर एक स्टडी की गई और ये बताया गया कि लगभग सभी लोगों की प्रजाति जो है कि सिमिलर है, बस 1 से 2% बस डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा ही भारत के अंदर जो है कि हम ह्यूमन जीनोम जो है कि इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए। इसीलिए जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेतृत्व में 2020 में इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक है, और जो वर्ल्ड के स्तर पे हो रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में, इसको इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम के नेतृत्व में शुरू किया गया, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, यूके, यूएसए के 20 संस्थानों के वैज्ञानिक भी शामिल थे। हालांकि और भी डिटेल अगर आपको जाननी है तो पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2024, जो कि आपकी अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के टॉपिक में कवर किया गया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। अभी तो मैंने उसमें 3 लेक्चर ही कराए थे, फिर मैं व्यस्त था तो मैंने होल्ड कर दिया था। लेकिन अब जैसे ये वाली जो मैं चला रहा हूँ ना अभी जनवरी से मार्च 2024 की, इसका 1 लेक्चर और आएगा, खत्म होते ही फिर मैं पीटी 365 को भी शुरू कर दूंगा पढ़ाना आप लोगों को, तो वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं हम आईटी एंड कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला, इंडिया एआई मिशन, यानी इंडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या उपलब्धियां लेंगे इस पे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए और मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत 10,300 करोड़ रुपए का जो है कि वित्त को मंजूरी दे दी गई है कि इतना फंडिंग यूज करके इंडिया एआई मिशन को जो है कि संचालित किया जाए। और इस मिशन की एक खासियत है कि पीपीपी अर्थात कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी के आधार पे किया जा रहा है। ये ध्यान देना, ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि पूरी तरीके से जो है कि गवर्नमेंट फंडिंग होगी। इसमें गवर्नमेंट ने अपना दे दिया, लेकिन इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और उन दोनों के द्वारा जो है कि इसको तैयार किया जाएगा। लगभग इसमें 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को भी स्थापना किया जाएगा और भारत के एआई इकोसिस्टम का उत्तरदायित्व व समावेशी विकास इसके माध्यम से किया जा सकेगा। डेटा की गुणवत्ता होगी, स्वदेशी एआई क्षमताओं का डेवलपमेंट होगा, इन सभी में तो फोकस करना है कि आपको ये पूरी तरीके से सरकार नहीं करेगी, बल्कि इसमें क्या करेगी, प्राइवेट यूनिट्स भी, प्राइवेट कंपनियां भी इसमें जो है कि अपना सहयोग देंगी। ठीक है, क्या करेंगी, अपना सहयोग देंगी। फिर आगे देखते हैं, अगर हम मंत्रालय की, कौन मंत्रालय इसको जारी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया एक अम्ब्रेला कार्यक्रम के रूप में, और यह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसमें कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी, तो इंडिया एआई एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग होगा, जिसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत गठित किया गया। और इसके जो मुख्य घटक होंगे उसमें क्या होगा, एक तो कंप्यूटेशन कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा अर्थात कंप्यूटर के स्तर पे, वहीं नवाचार केंद्र जिसमें लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल तैयार किया जाएगा और इसके विकास और उपयोग पे जो कि स्वदेशी रहेगा। इसमें एडवांस एआई मॉडल भी होंगे और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी इसमें तैयार किए जाएंगे, जिसका बेहतर और एडवांस वर्जन भी रहेगा। और इसमें कुछ खास जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे प्रशासन में एआई का जो प्रयोग हो रहा है या कहाँ कहाँ पे उसका जो है कि हम करेंगे, तो उसके लिए भाषणी करके भारतीय भाषाओं के अनुवाद हेतु एआई आधारित एक लैंग्वेज टूल बनाया गया है, जिसको अनुवाद भी कह सकते हो, भाषणी भी कह सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में इन टॉपिक को बताया था सोशल इशूज वाले में। और डिजिटल इंडिया हो गया, इंडिया स्टैक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो प्रशासन में इनके अंतर्गत काम किया जा रहा है। कंप्यूटर में क्या हो रहा है, एरावत नाम का जो एआई सुपर कंप्यूटर सीडैक पुणे में स्थापित किया गया, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी चलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो माइटी जो मंत्रालय है इसके द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब भी निर्धारित की जा रही है। एआई बौद्धिक संपदा और इनोवेशन की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम एक्सीलेंसी सेंटर भी स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप हब हो गया, प्रस्तावित एआई पर एक राष्ट्रीय केंद्र भी तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार के द्वारा एक बड़े पैमाने पर एआई को जो है कि शुरू करने के लिए इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया गया। लगभग 10,300 करोड़ धनराशि का जो है कि फंडिंग की गई है और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मॉडल को शुरू किया जा रहा है। अगर हम इसके संबंध में और भी कुछ विकासक्रमों की बात करें तो हनुमान नाम से अगर आप विकासक्रम देखोगे, जो कि आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व वाले भारत जीपीटी ग्रुप हनुमान नामक चैट जीपीटी जैसी सेवाएं लॉन्च की गई हैं। इसके अंतर्गत हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की एक श्रृंखला जिसमें हिंदी, तमिल, मराठी जैसी अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया गया। यूएसए के द्वारा दुनिया का पहला ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है कि पेश किया गया। यूरोपीय यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अधिनियम लागू किया और जो कि 4 स्तरों पे आधारित है एआई के जोखिम में, जैसे अस्वीकार्य जोखिम, उच्च जोखिम, विशेषीकृत पारदर्शिता जोखिम और न्यूनतम जोखिम। तो यूरोपीय यूनियन भी जो है कि लगातार प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चौथी औद्योगिक क्रांति। तो दोस्तों आज मैं बस इसको इसी पे होल्ड करूंगा क्योंकि मुझे और भी काम है ऑफिशियली थोड़े से, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि
जल्दी से जल्दी बस एक क्लास और दे दीजिए, मैं एक क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। नहीं होगा एक क्लास में, 2 क्लास में होगा, तो इतना हाय तौबा नहीं करना है। लेकिन एग्जाम से पहले पहले आपको इतना मौका जरूर मिलेगा कि आप 2 से 3 बार इसको भी और पीटी 365 जो अप्रैल से दिसंबर तक की उसको रिवीजन कर लोगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो बचे हुए बस 1 या 2 क्लास का कंटेंट बच रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो इसके बाद मैं पीटी 365 अप्रैल से दिसंबर वाली कराऊंगा ना, जो 2023 की, उसमें ऑलरेडी मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है, साइंस के 3 लेक्चर कंप्लीट किए, 2 लेक्चर और आएंगे साइंस के, एनवायरमेंट के 4 लेक्चर आएंगे जो 4 दिन लगातार आएंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन के भी 3 से 4 लेक्चर आएंगे। तो वो सारे टॉपिक्स में जल्दी से जल्दी कवर कर दूंगा, और जिससे आप लोग आराम से इजीली उसको रिवाइज कर लोगे। तो अगले 10 दिन के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ मैं आज शाम को ही पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। 2 क्लास का आपको वेट नहीं कराऊंगा, आपको आज मैं शाम को इसको पोस्ट कर दूंगा ताकि आप अंडरलाइन की पीडीएफ को आप इजीली पढ़ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।